नमस्कार, न्यूज 21 के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आज के शो में हम जिस हस्ताक्षर से आपको मिलवाएंगे उनके कई रूप हैं। उन्होंने पत्रकारिता जगत में एक बरगद के वृक्ष के समान भी उनको माना जाता है। संघ से जुड़े हुए हैं और एक समर्पित कर्मठ कार्यकर्ता और राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे नेता भी वो हैं। न्यूज 21 पर आज की खास मुलाकात प्रताप राव कौशिक के साथ। प्रताप सर, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत आपका इसके लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। प्रताप सर, आपकी जिंदगी की कई तस्वीरें हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, संघ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र का जो एक आईना है उसमें आप स्वयं की तस्वीर भी देखते हैं। इसलिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि विभिन्नताओं वाले इस तस्वीर में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए रितिका, मैं जो बचपन से बात करूं तो मैं एक ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ हूं जो बचपन से ही संघ के विचारों से जुड़ा हुआ जी। मेरे पिताजी उस समय जब संघ शुरू हुआ था, उसके बाद ही कुछ लोग जो संघ से जुड़े उन लोगों में से थे जी। और धीरे धीरे तो संघ के जो विचार है, जो भाव है, वो हम लोगों में भी आए। मेरी माताजी ने यहाँ जो सेवा भारती का काम, एक ऐसी संस्था शुरू की जो कच्ची बस्तियों में जाकर सेवा करती है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है। तो मेरी माताजी ने काफी सेवा की यहाँ। मेरी बहन, मेरे भाई, पूरा परिवार ही हम लोग जुड़े हुए हैं। मेरे चाचा जी संघ के खुद प्रचारक रहे। तो एक ऐसा माहौल था कि हम विचारधारा के रूप में संघ के विचारधारा से बिल्कुल, तो बचपन से ही एक मन में इच्छा थी कि इस विचारधारा के लिए काम करना है। तो मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो संघ की जिम्मेदारी मिली। मैं यहाँ शहर में ही रहते थे हम जी। तो शहर में ही एक तोपखाना शाखा है जो संघ कार्यालय के पास ही है। मैं उसका कार्यवाह रहा, फिर मंडल कार्यवाह बना जी। फिर जैसे ही कॉलेज में आया तो विद्यार्थी परिषद की ओर आकृष्ट हुआ। विद्यार्थी परिषद में जिम्मेदारी मिली। विद्यार्थी परिषद में मैं जोधपुर पूर्णकालिक रहा। अच्छा। और उस समय गजेंद्र सिंह जो है शेखावत अध्यक्ष बने। फिर मैं जब वापस आया तो मैं उस समय तैयारी कर रहा था एंट्रेंस की जी। RAS प्री क्लियर हो चुकी थी जी। तो उस समय हमारे यहाँ संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, यहाँ के क्षेत्रीय प्रचारक थे सोहन सिंह जी। अच्छा। जिनको हम बहुत श्रद्धा से आज भी याद करते हैं। बहुत ही वो हमारे लिए एक प्रकार से मार्गदर्शक थे। उन्होंने एक दिन मेरे को बुलाया कि प्रताप क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ। बोले कि तुम पत्रकारिता में क्यों नहीं जाते? अपनी विचारधारा के लोग है नहीं उसमें। हाँ। और ये बड़ा चैलेंज का फील्ड है क्योंकि आज़ादी के बाद से ही यहाँ वामपंथी विचार बड़े हावी रहे हैं और भारतीय विचारों के लिए बहुत जरूरी है कि अपने लोग इस फील्ड में आए। अब उनकी तो इच्छा व्यक्त करना था, हमें हमारे लिए तो आदेश, मेरे लिए तो आदेश था। और मैंने उनके कहने पर, जबकि मेरी पढ़ाई लिखाई में मैं कोई इतना रुचि नहीं थी। मैं बिल्कुल फील्ड का वर्कर था। मेरे से जमीन पे कितना काम करवा लीजिए, लेकिन लिखाई पढ़ाई होती नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा तो मैं फिर पत्रिका से मेरी पारी की शुरुआत हुई और पत्रिका में एक बीकानेर, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर रहा जी सर। फिर हम लोग निकले। अभी गोपाल शर्मा जी जो MLA, उन्होंने महानगर, तो उस टीम में, शुरुआती टीम में मैं था बिल्कुल। तो 2 साल में, लेकिन मेरे को लगा कि इसके माध्यम से कुछ ज्यादा करना संभव नहीं है। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे। उस समय रीजनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत हो रही थी उस समय। तो ये 2000 के एंड की बात है। तो मुझे ETV में ऑफर आया और ETV का यहाँ मुझे कोऑर्डिनेटर हेड बना के यहाँ सेलेक्ट कर लिया। और वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत थी, जो कि मैंने लंबे समय रहा। फिर उसके बाद तो कई चैनल स्टार्ट किए, कई सैकड़ों लोग। बिल्कुल। तो उसके बाद की कहानी अलग है। तो इस तरह से हुई। लेकिन जहां तक राजनीतिक विचारों की बात है, मेरे हमेशा से दिमाग में रही। मैं पत्रकारिता भी की तो मैंने इस बात को ध्यान में रख के किया कि राष्ट्रीय विचार हमारी खबरों में हावी हो। हमारी जो राष्ट्रीय विषय हैं वो प्रमुखता से आए। एक्चुअली क्या है कि देखिए दिक्कत क्या थी कि आजादी के बाद से ही
जो एक नैरेटिव बड़ा था, नैरेटिव क्या था मैं आपको बताता हूँ जी जी कि अरे भारत का माल सबसे बेकार है, बिल्कुल बिल्कुल भारतीय सबसे कमजोर है, बिल्कुल भारत के जो कॉलेज है बेकार हैं, पढ़ाई नहीं भारत होती, के कपड़े है ना पहनने लायक नहीं पहनने है, लायक नहीं है। भारत में कॉस्मेटिक भी बेकार है, साबुन भी विदेशी आता था और सब कुछ। और ये एक बड़े गर्व की बात मानी जाती थी जब हम किसी घर में जाते थे, अरे भाई ये टूथपेस्ट जो है ये लंदन का टूथपेस्ट लंदन है। का टूथपेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल तो बचपन इसी चीज को देखते हुए गुजरा। और जब मैं पत्रकारिता में आया तब भी विदेश इतना हावी था कि बिल्कुल हमेशा कचोटता था कि वो भारत जो दुनिया पे जो विश्व गुरु का जिसने हमेशा दुनिया को लीड किया, जिसके कहते हैं कि अटक से कटक नहीं, वो ईरान से लेकर और कंबोडिया तक हमारा राज था। बिल्कुल हम नौसेना हो चाहे हमारे शक्ति का कहीं भी हो, सब जगह पूजा जाता था। हमारे अवशेष जो हमारे धार्मिक अवशेष जी हमारे उस पूरी दुनिया में मिलते हैं। जब दुनिया में लोग कपड़े पहनना सही ढंग से नहीं जानते थे तब यहाँ सभ्यता पनप चुकी थी। सभ्यता पनप चुकी तो थी। ऐसे भारत देश में हम आज अपने भारतीय ये कह रहे हैं कि वो एक नैरेटिव था। देखिए नैरेटिव जो अच्छी चीज है वो हमें पता ही नहीं गई, बता ही नहीं क्योंकि गई थी। भारत को तोड़ने की जो साजिश थी उसमें भारत को इस तरह से वैचारिक रूप से कमजोर करके भारत की आने वाली पीढ़ियों में हीन भावना भर के और भारत के प्रति सम्मान खत्म करके एक ऐसी योजना थी कि लोग भारत से प्रेम करना छोड़ दें, आपस में फूट डलवाने वाली। आपस में फूट डाल दें, भारत से प्रेम करना छोड़ दें और भारत के प्रति कोई सम्मान की बात नहीं रहे तो भारत अपने आप टूटेगा, टूट जाएगा। तो ये बड़ा चैलेंज था पत्रकारिता में भी। पत्रकार आपका और 3 दशक बड़ा लंबा सफर होता है सर, तो आपके अनुभव भी बहुत रहे होंगे। कुछ अगर आप कोई साझा करना चाहे, कुछ शेयर करना चाहे। ऐसे तो सर एक एक चीज तो मैं जानती हूँ, बताना मुश्किल है, नहीं हाँ बिल्कुल पर देखिए 30 साल का लंबा सफर है आपका। रितिका ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे एक सीनियर उन्होंने भी कहा कि मुझे मैं अनुभव लिखूं, क्योंकि मैं जब पत्रकारिता में आया था तो हमारे विचारों के मुट्ठी भर लोग थे सही बात है। और जो बड़े कमजोर थे, हमारे बेचारे एकदम जूनियर पोस्ट पे थे मेरी तरह ही, तो निर्णायक क्षमता उनके हाथ में नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल तो हमको देखते ही मुझे ध्यान है कि मुझे मेरे एडिटर जब मैं पत्रिका में गया तो ऐसे बुलाते थे, ओ दक्ष दक्ष आरम संघ के उसमें सावधान विश्राम जब कराया जाता जी है जी तो उसको दक्ष आरम कहते हैं, तो ऐसे कहते थे दक्ष, तो मुझे बुरा नहीं लगता था और मैं कहता था हाँ दक्ष। तो मुझे इसलिए अच्छा लग रहा था कि ये इस भीड़ में इस झुंड में मेरे को पहचान तो रहे पहचान रहे हैं, बिल्कुल और कुछ तो बात है। खबरों को लेकर निश्चित तौर पे हमारी काफी नोकझोंक होती थी, हर विषय को लेकर बिल्कुल बड़ा दबाव रहता था। दबाव रहता होगा, बिल्कुल बेशक। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में विधायी परिषद का लंबे समय काम किया जी जी तो लड़ना मेरे को खूब आता था, खूब आता था। तो जुनून मैं पहले से चुनौती से लड़ता रहता था, चलो बिल्कुल अपने सीनियर से भी लड़ता रहता था और मैं अपनी सही बात रखवा के लिए, हाँ, सही बात के लिए, वो अपने विचार के लिए, अपने विचार रखने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि देखिए 30 वर्षों की पत्रकारिता में भी कई बार ऐसा मौका तो आया होगा जबकि आपको लगा होगा कि ये क्या हो गया है। ये हो सकता है किसी का इंटरव्यू लेते वक्त या कोई कवरेज करते वक्त या कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड कोई बात जो आपको याद हो, शेयर करना चाहे आप हमारे बीच। देखिए मैं एक तो जब मैं पत्रिका ज्वाइन करने गया तो मिलाप जी एडिटर थे, उन्होंने कहा अच्छा अरे तुम्हारा ये विद्यार्थी परिषद तो यहाँ नहीं चलेगा, अच्छा तुम्हें तो ये छोड़ना पड़ेगा यहाँ। तो मैंने कहा कि देखिए मेरे दिल में विद्यार्थी परिषद तो विचारधारा तो दिल में बिल्कुल लेकिन काम मैं दिमाग से करूंगा, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी कि विचारधारा जो है मेरे दिमाग को प्रभावित नहीं करेगी, मैं दिल से लेकिन विद्यार्थी परिषद का रहूंगा। तो ये उनको अच्छी लगी, उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया। लेकिन मैं आगे बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे, एक बार मैं आपको हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल जानना चाहेंगे। क्योंकि मैं जब भी सुनता हूँ कि दो तरह की बातें आती है कि हम जब डिस्कशन में आते हैं विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो डिस्कशन करने में आने जो लोग आते हैं उनमें एक भावना रहती है कि किसी भी तरह से सामने वाले प्रतिद्वंदी को कुचल दिया जाए, उसको हराया जाए। और जो हम एंकर्स जो होते हैं उनमें ये रहती है कि अरे इनको पाठ पढ़ा दिया जाए, इनको आज तो पानी पिला दिया जाए, तो ये एक सक्सेस आ जाता है।
और हम ये सोचते थे, मेरा एक, मैं बता रहा हूँ, प्रोग्राम ईटीवी में आता था, आमने सामने। उसमें एक बार देवी सिंह जी भाटी आए। बिल्कुल। देवी सिंह जी भाटी उस समय सामाजिक आंदोलन चला रहे थे, तो आए, मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा, देवी सिंह जी, आप ये सामाजिक आंदोलन करते हैं और फिर समझौता कर लेते हैं किसी पार्टी से टिकट लेके, और ये आंदोलन वगैरह ध्वस्त कर देते हैं, और ये केवल ऐसा लगता है कि आप केवल अपने टिकट के लिए ये आंदोलन चलाते हैं। तो उन्होंने जोश जोश में कहा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैंने कहा कि 2-3 बार पूछा, मैंने कहा, आप ये क्या बोल रहे हैं, चुनाव तो लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं लड़ूंगा। अब क्या हुआ कि उनको अचानक बाद में ध्यान आया, वो एकदम बाद में बिफर गए, खड़े हो गए। अच्छा। बोले, मेरे से जानबूझ के ऐसा किया, वैसा किया, ये किया। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कोई उद्देश्य मेरा नहीं था, मैं तो, उद्देश्य नहीं था। हाँ, क्योंकि ये हाँ, बार बार बिल्कुल। ये जनता पूछती है, हाँ, तो तो वो सवाल आपको रखना था। बिल्कुल। तो उनको शांत किया। अच्छे लीडर हैं हाँ, हाँ। काफी। तो बैठ गए, शांत हुआ, पूरे उन्होंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद वो घर चले गए। वापस उनका फोन आया कि लगभग शाम को फोन आया, लगभग 5-6 घंटे बाद उनको ध्यान आया होगा कि पता, यार, वो जो शूट हुआ होगा हाँ। मेरे गुस्से का, हाँ, हाँ। वो हटा देना। अच्छा। मैंने कहा, वो तो हम पहले ही डिलीट कर पहले चुके। डिलीट कर चुके। हुआ क्या कि जैसे ही शूट खत्म हुआ, तो हमारे प्रोड्यूसर वगैरह ने कहा कि सर, ये तो प्रोमो बनने लायक है। हाँ, बिल्कुल है बिल्कुल। ना, हम लोगों को क्या होता है, मसाला। हाँ, मसाला। तो मैंने कहा, नहीं, मैंने कहा कि देवी सिंह जी ने एक लंबे संघर्ष के बाद बात। इस मुकाम पे पहुंचे, ये आपकी और सोच बहुत ही अच्छी उनको कहीं भी छोटा दिखाना, ये हमारा उद्देश्य ही नहीं, बल्कि उनकी साइज को और बड़ा बनाना। किसी भी इंटरव्यू का उद्देश्य, हम जिस गेस्ट को बुलाते हैं, जी। तो हमारे गेस्ट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मेहमान तो होते हैं। मेहमान होते हैं, तो मेहमान के प्रति तो हमारा जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी। हम उनकी विषय को, आदर उनके सत्कार विचार को और अच्छी तरह से कैसे रखवाएं। प्रेजेंट कर सके। तो मैंने कहा कि देखिए, ये ऐसी टीआरपी और ऐसी चर्चा मुझे कतई जरूरत नहीं है। जी। हमारा उद्देश्य है इस प्रोग्राम करने का कि जिस गेस्ट को हम बुला रहे हैं, उसकी जो साइज है और बढ़ जाए। और बढ़ जाए। तो ये ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं मेरे जीवन में कि जहाँ मैंने इतने सारे हैं कि जिनको मैं बोलना अब तो शायद एक इंटरव्यू में बताना मुश्किल हो, क्योंकि 30 साल का लंबा अनुभव। मैं स्टूडियो में हूँ, ये मैं पर्सनली शेयर करना चाहूंगी कि सर के बारे में मैंने जितना पहले सुना था कि बहुत हम्बल है, पर मैंने ये चीज़ फ़ील भी की उनके साथ इतनी देर में बैठ के, क्योंकि हम लोग अभी बहुत फ्रेशर हैं, और आज सर 30 साल से ज़्यादा काम करते इनको हो गया, उसके बाद भी जो इनके अंदर इतनी हम्बलनेस है, ये वाक़ई में बहुत बड़ी बात है, और काफ़ी कुछ मुझे यकीन है कि इसके बाद मुझे इनसे सीखने को मिलेगा। सर, आपने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों के इंटरव्यूज लिए हैं, सैकड़ों शो में हिस्सा लिया है। कोई ऐसा इंटरव्यू जिसने आपको भी चौंका दिया हो, या कोई ऐसा यादगार शो जो बार-बार होता है ना कि कई बार अपने ज़हन में आता ही आता है? देखिए, ऐसे बहुत एक मैं बताना चाहूँगा। एक बार मैं उमा भारती जी का अच्छा। इंटरव्यू ले रहा था। उमा भारती जी तब पार्टी से निकल गई थी। उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी अपनी। तो मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो अब मेरा ये रहता है कि कोई इंटरव्यू जिसका है, उसका एक थोड़ा-सा एक जो परिचय है, वो दिया जाए। तो मैंने उनको कहा कि अ, द्रौपदी ने प्रण किया था द्वापर में कि मैं कौरवों का समूल नाश होने तक चोटी नहीं बांधूंगी। तो मैंने कहा कि उमा भारती भी जो द्रौपदी की तरह ही निकली हैं, और जो विरोधियों के नाश जो उनके करके ही। हाँ, तो उन्होंने प्रण ठाना हुआ है ऐसे। तो मैंने देखा कि वो एकदम बिफर गई। उस बात को वो शायद बहुत बुरा समझ मान नहीं गई। पाई कि आप। तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी, तुमने मेरे को द्रौपदी कैसे कहा? मैं तो ब्रह्मचारिणी हूँ, और वो तो 5 पतियों वाली है। तो मैंने कहा, देखिए, ये उनके मैंने पर्सनल उससे थोड़ी ना तुलना हो रही है, उनके जो गुण हैं उससे तुलना हो रही है। हाँ। गुण क्या है, उन्होंने भी प्रण किया, आपने भी कोई प्रण किया प्रण हुआ है। किया, तो बिल्कुल। इसलिए, लेकिन वो मानी नहीं, है ना। माने नहीं। फिर मेरा एक वहां नैरेटिव को लेके कि हमारे जो इतिहास में भी जिस तरह से प्रस्तुतिकरण हुआ है, वो गलत कि
ये आने वाले समय में द्रौपदी को 5 पतियों वाली महिला बता के जी। एक गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। जबकि जी। महाभारत में ये कहा, उसका उल दृष्टिकोण ये था कि द्रौपदी इतनी शक्तिशाली थी हुँ। कि 5 जो महाबली महाबली पुरुष, हाँ, वो उनके सहयोगी थे। सहयोगी थे। और क्योंकि द्रौपदी को वो आदर देते थे, द्रौपदी को क्योंकि ये कहानियाँ क्योंकि बनी आगे जी, जी, बिल्कुल। और उन कहानियों का इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से गलत हुआ, तरीके से। तो मैं काफ़ी उनको बोलने की चर्चा तो भी फिर हुई। वो इंटरव्यू हुआ? नहीं, इंटरव्यू हुआ और फिर वो बाद में कन्विंस भी हुई, बोली हुई? कि नहीं बाद में कन्विंस हुई? मैंने ना गलत तुम पर नाराज़ हुई। अच्छा, तो इंटरव्यू के बाद? हाँ, वो बोली कि मैं गलत तुम पे नाराज़ हुई हाँ, और मैंने कहा नहीं, आप जैसे लोग जो साध्वी हैं, हाँ, जो बिल्कुल, भारतीय संस्कृति को समझते हैं, समझते हैं। वो अगर मान लो इस तरह से अगर कोई इंटरप्रिटेशन को हाँ, प्रॉपर नहीं कर पाएँगे तो हम कैसे आम लोगों को समझा पाएँगे। और द्रौपदी तो हमारी सती सावित्री और बिल्कुल, बिल्कुल, उन बिल्कुल। पंच कन्याओं में आती हैं जो जिनसे मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष होती की है। प्राप्ति होती है। सर बिल्कुल ऐसे तो अनगिनत किस्से होंगे आपके पास। सर आपके लिए सफलता का पैमाना क्या है? देखिए, मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि पत्रकार के तौर पे जी, अ, अब आप राजनीति में जनता भी आ रहे हैं, हाँ, राजनीति में भी आए हैं आप। हाँ, मैं पत्रकार के तौर पे बताता हूँ, फिर राजनीति बिल्कुल, बिल्कुल, उसी का एक अगला पहलू है। बिल्कुल। तो पत्रकार के तौर पे मैं तो हमेशा ये समझा कि अगर जनता ये कहे कि नहीं प्रताप, ये तूने बहुत ठीक किया, हुँ, वो कहे कि मुझे रिलीफ मिला, वो पत्रकारिता कहे कि जब है। आपने ये खबर उठाई बिल्कुल। और उसके बाद ये हुआ, हुँ, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सफलता है। सफलता है, बिल्कुल सर। मैं इस बात में ऐसे कई मुद्दे उठाए हैं आपने सर, कितने आंदोलन में आप शामिल हुए हैं, आपके तो 3000 से ज्यादा आप शोज कर चुके हैं, कितने आपने शोज बनाए हैं सर। आपकी अगर हम हिस्ट्री अगर देखें तो बहुत काफी लंबा सफर है हाँ, आपका। मैं मानता हूँ कि अ, गुर्जर आंदोलन जब बिल्कुल मैं उसी की बात शुरुआत कर हुआ, रही थी। हाँ, गुर्जर आंदोलन जब शुरू हुआ, क्या हुआ कि दौसा रोड पर 8 गुर्जर गोली से मारे गए। हम्म, मारे गए तो उस समय हुआ ये कि अ, पुलिस ने उनको रोक दिया था। जी, जो उस समय सीएम थी वसुंधरा राजे, वो कहीं बाहर गई हुई थी, दिल्ली से जयपुर नहीं आई। तो मैं पता लगा कि वो अभी नहीं आएंगी जी, और यहाँ अनिर्णायक की स्थिति कि आखिर में करे कैसे। और गुर्जर समाज उन 8 लाशों को लेकर सड़क पर बैठा था बड़ा रिस्की होता है ना और सर ऐसे टाइम पे। हाँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ा संवेदनशील मामला था बिल्कुल, और खुद को कचोटने वाला था कि हमारे लोग जिनकी मौत हो गई, उनकी लाशें सड़क पे पड़ी है और हजारों की संख्या में लोग सड़क पे पड़े हैं। ये एक पत्रकार की दृष्टि से नहीं, एक आम आम संवेदनशील नागरिक की दृष्टि से भी नागरिक। मेरे लिए बहुत बड़ा वो था। तो मैं ओबी वैन लेके हमारी अच्छा, सीएम हाउस के पास गया, बाहर खड़ा और मैं कहने लगा कि जब प्रदेश चल रहा है और सीएम, तो सीएम रात को ही आई। जी, बिल्कुल। अगले दिन से वार्ता शुरू हुई, हालांकि वो बहुत लंबा चला। ऐसे ही जब अगली बार पीलूकापुरा में हुआ तो उसमें मैं खुद ऐस- वसुंधरा जी के साथ साथ थे। गया और बैसला जी के साथ बातचीत कराने में मैं खुद जाके बैसला जी का वहाँ इंटरव्यू लिया, जी, जिससे पटरी पे इंटरव्यू लिया और जिससे खाई जो है खत्म हो। कई लोगों को वहाँ ले जाने में जी, जो भरतपुर के राजा यशोवेंद्र सिंह जी, जी, वो मान नहीं रहे थे तो उनको साथ ले गए, हम पीछे गए पीछे गए। साथ। तो उनको ऐसे बहुत सारे काम बहुत किए। सारे। एक और बड़ी जो बिल्कुल मैं प्लीज। हाँ, एक और बड़ी घटना मैं बताता हूँ। यहाँ पगलू के पास एक गांव में एक लड़का बोरवेल में पड़ गया था। उन दिनों बोरवेल की घटनाएं बहुत हो रही बहुत थी। ज्यादा इस हो रही तो थी। एक 4 साल का बच्चा सूरज, वो बोरवेल में फंस गया था। तो ये घटना जयपुर की। जयपुर की थी और वो हम लोगों ने जाके देखा कि वहाँ प्रशासन एक्टिव ही नहीं है। एक्टिव ही नहीं है। तो जब पता लगा कि 1 दिन हो गया हमारे रिपोर्टर उसको कवर कर रहा है, एक्टिव नहीं है, और तो मैं खुद चला गया। उस वक्त आप कहाँ और पे थे सर? कहाँ? मैं जयपुर ही था। जयपुर में थे और तो वो हमारे रिपोर्टर वहाँ जो है वो कर रहे थे वहां से लाइव जहाँ इवेंट था। तो मुझे लगा, मैं तो एडिटर था, मेरे को लगा कि बिल्कुल नहीं, मेरे को फील्ड में जाना पड़े। मैं खुद चला गया और फिर मेरे को लगा कि प्रशासन को हिलाए बिला काम नहीं होने वाला। और भयंकर तरीके से वो सूरज, हमने सूरज
कि सूरज नहीं डूबेगा। हमने उसकी एक मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया भर के लोग जुड़े। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी बहुत जो उस समय संवेदनशील मामला था। उस उसकी मैं टीआरपी के हिसाब से बता रहा हूँ कि वो स्टार प्लस की जो टीआरपी है उससे जी भी जी, ज्यादा टीआरपी थी, पार मैंने कर गया, एंटरटेनमेंट से भी ज्यादा पार कर गया वो। पार कर गया था। सूरज बच नहीं पाया था वो, तो सूरज नहीं बचा तो हमारा पूरा स्टाफ जो 4 दिन से 5 दिन से उससे जुड़ गया था, हाँ, मशक्कत में था। वो जब डेथ हुई तो सब रोने लगे। एक तो एक ये घटना भावनाएं हुई, जुड़ गई। लेकिन उसकी सबसे बड़ी बात हुई मेरे को, इसलिए बता रहा हूँ कि उस घटना के बाद हम्म। हम्म, सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि कोई भी बोरवेल अगर ऐसा खुला हम्म हुआ मिला हम्म। तो तहसीलदार और एसडीएम ये जिम्मेदार होंगे, सारे बोरवेल बंद कराए जाएं। आपकी खबर का ये इतना असर बड़ा हुआ असर हुआ। और बोरवेल बंद हुए बहुत सारे, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में। बहुत मेरे को हाँ मिली 3-4 महीने बाद वसुंधरा जी, अच्छा। तो बोले कि अरे तुमने तो बहुत, उसका क्या इस तरह से छोटी घटनाओं को, ये छोटी तो घटना। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए जान बच गई। अच्छा, हमने ये खबर उठाई, हालांकि एक सूरज की घटना थी, लेकिन हमने ये खबर उठाई, आपने इतने हजारों बोरवेल बंद करा बंद दिए, करवा दिए, इतना उससे बड़ा बड़ा। असर आपकी। और उसकी मैं बता रहा हूँ 4-5 साल बाद दूसरी घटना हुई थी उसके बाद। जी तो इसलिए ये है कि जब हम पत्रकारिता करते हैं तो जो उद्देश्यपूर्ण पत्रकारिता जी ये होनी चाहिए कि समाज के को लाभ मिलना चाहिए, अंतिम छोर तक लाभ जाना चाहिए। जी जी। अब राजनीति में भी जो मैं हाँ बिल्कुल देखते सर, हम हैं, जानना चाहेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरीके की बीजेपी इस बार, आपको कितना लगता है कि कौन सरकार बन सकती है? देखिए इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि सामने कुछ है ही नहीं, ऐसा। तो इसलिए है ही नहीं, और वन साइडेड मामला है। बस एक बात है कि लक्ष्य जो रखा है कि 400 पार, जी, बस अब उस पे ही बात है। उसके बाद और मुझे लगता है कि ये लक्ष्य इस बार पूरा होने वाला है, इस बार शायद रिकॉर्ड टूटेगा। रिकॉर्ड जो टूटेगा। 414 का 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी तब एक रिकॉर्ड बना था, उस माहौल में कि श्रद्धांजलि के तौर पे भारत की जनता उमड़ पड़ी थी, जी और 414 राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, कांग्रेस को मिले थे। बिल्कुल। इस बार एनडीए वो शायद तोड़ देगा। कारण है उसका बहुत बड़ा कि इस समय भारत में ऐसा कोई नेता नहीं है जो एक अल्टरनेट, जो मोदी जी कहते हैं उसका कोई अल्टरनेट दे सके, ऐसा पावरफुल कोई नहीं नेता है। है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो भाजपा कह रही है उसका कोई अल्टरनेट बता सके, ऐसे ऑल्टरनेट बिल्कुल। और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को रिप्लेस कर सके। ये तीनों बातें है नहीं, और बस इतनी सी बात है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम पिछले आजादी के 60-70 साल बाद नहीं कर सके, लेकिन अगर मजबूत, अगर सरकार और मजबूत आती आगे है बढ़ती है, तो आगे हम क्या बढ़ती कर है। सकते हैं, उसका दुनिया में एक असर पड़ता है। देखिए अभी पाकिस्तान में भी चुनाव हुए, पाकिस्तान में चुनाव, पाकिस्तान में बिल्कुल। चुनाव हुए तो वहाँ खबर चल रही थी, अब खबर ये चल रही थी कि आईएमएफ से उसको पैसे चाहिए, बिल्कुल हालत खराब है। तो उसमें ये चल रही थी कि इंडिया ने लेकिन शर्त लगा दी है आईएमएफ पे कि तभी दिया जाए जब वो अंडरटेकिंग ये दे कि ये इसका जो आतंकवादियों में या हथियार खरीदने में इस पैसे का उपयोग नहीं होगा। उपयोग ना हो। देखिए ये भारत की ताकत बन गई, जहां भारत भीख मांगता था कटोरे लेके, कभी बिल्कुल, आर्थिक रूप भारत से को सोना सशक्त हो बेच गए। गिरवी रखना पड़ गया था, भारत को कोई पूछता नहीं था। भारत को मैं 1984 की बात है, मेरे मन में बहुत कचोटती है वो। मैं छोटा था और उस समय वेंकट रमन राष्ट्रपति थे, वो गए जी फिनलैंड। फिनलैंड इतना सा देश है कि अगर इसको भारत कहें तो ये कहाँ है फिनलैंड, वो जी। पता नहीं लगे, ऐसा छोटा सा देश। और उस देश का एक अखबार अपने फ्रंट पेज पे एक कार्टून छापता है, उसमें गटर का ढक्कन खुला हुआ है और उसके नीचे इंडिया लिखा हुआ था। उस दिन वो छापता है जिस दिन वेंकट रमन वहां पहुंचते हैं। पहुंचते हैं। हमारे देश का राष्ट्रपति का इस तरह से अपमान किया जाता है, हमारे भारत का इस तरह से अपमान होता था, और आज वही भारत देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाता अंतरराष्ट्रीय है स्तर पर। तो वहां का राष्ट्रपति भी उनके स्वागत के लिए खड़ा होता है।
कई सारे वीडियोस हमने देखे हैं जिसमें कई सारे जो पार्टीज हैं, जो भी लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ पे वो मेहमान के तौर पर मोदी जी को बुलाते हैं, वो उनके पाँव छूते हुए नजर आए हैं। हाँ, देखिए ये और देखिए मैं मोदी जी के बारे में एक बात करता हूँ बिल्कुल सर। कि मैं मोदी जी से 1990 में पहली बार, मैं विधायक परिषद का कार्यकर्ता था, यूनिवर्सिटी में हम करते थे, यूनिवर्सिटी में उस समय चुनाव हुए थे छात्र पहली संघ बार के। आप वहां पे मिले थे? हाँ, छात्र संघ के चुनाव हुए थे और विधायक परिषद में क्या है कि कोई कार्यक्रम हो जाता है उसके बाद श्रम परिहार करते हैं, एक गेट टुगेदर टाइप का। तो उस समय बीजेपी का यहाँ एसएमएस में अधिवेशन था, तो मोदी जी आए हुए थे, तो हमारे किसी ना किसी को बुलाते हैं, तो हमारे संगठन मंत्री थे उस समय गोपाल आर्य, उन्होंने उन्होंने मेरे को कहा कि वहाँ नरेंद्र मोदी हैं, उनको बुला लो। ये कौन से सन की आपने 1990 बात? की बात 1990 है की। ना। तो क्या हुआ कि मैं क्योंकि स्टूडेंट था, बिल्कुल सर। नेताओं के बारे में मेरी बड़ी नेगेटिव राय थी। अच्छा। नेता कहाँ नेता, क्योंकि स्टूडेंट था, स्टूडेंट बिल्कुल। पॉलिटिक्स में हम लोग भुगतते भी थे और नेताओं को ऐसे मानते थे ये तो फर्जी होते हैं। अब बिल्कुल। मैंने सोचा, मन ही मन सोचा कहाँ फर्जी देखता हूँ, वो कहाँ चक्कर में पड़े, लेकिन फिर भी पहुंचा, मैं लेने गया, मैंने अंदर वो पर्ची भिजवाई, वहां से एक आदमी ऐसे चलते हुए आ रहा जी। तो मैंने कहा ये बीजेपी में कौन ऐसा शेर जैसी चाल वाला कौन है? शेर जैसी आके चाल। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी बता रहा हूँ, हम फिर बैठ के आए, रास्ते में बात हुई, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ कि मैं तो उनकी चाल से इम्प्रेस हो गया था। जैसे आपने बोला शेर जैसी चाल वाला। हाँ, तो मैं उस समय तो लोगों ने, मैं तो उनकी चाल से ही इम्प्रेस हो गया था, तो इसलिए उनके आगे जो लोग झुकते हैं, हाँ, वो उनकी शेर की चाल है, वो उनका दृढ़ विश्वास है, दृढ़ संकल्प, उनके जो बॉडी लैंग्वेज मेहनत का बोलबाला है उनके, उनका संघर्ष का बोलबाला। और देखिए मैं एक और कह रहा हूँ, मैं एक बार ऐसी कोई समस्या लेके उनके पास गया किसी रेफरेंस से, हम देखें कि नेता आमतौर पे करते नहीं, उस समय वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, आजकल तो किसी जिला के मंत्री से भी मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो राष्ट्रीय मंत्री तुरंत मिले, उस समय के हेल्थ मिनिस्टर से काम था, तो उन्होंने तुरंत उनको फोन किया, उनका वल्लभ भाई कथीरिया था, तो बोले कि वल्लभ भाई गुजराती में बोले वो, अच्छा, क्यों हूँ भेजू छू और ये काम होना चाहिए और ये अपने कार्यकर्ता है, और ऐसे हम गए शास्त्री भवन में वो वेट कर रहे थे, काम हुआ, फिर उन्होंने कहा कि मेरे को आके बताना, हम वो वहां से फिर वापस पहुंचे, तो उनके पास उन्होंने सारी सूचना ले रखी थी कि आपका क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो मोदी जी लास्ट तक कार्यकर्ता की इतनी चिंता करते हैं, ये मेरे को उस समय, तो इसलिए उनके बारे में एक ये है कि कार्यकर्ता की चिंता, दृढ़ विश्वास, समर्पण देखने को उनके अंदर नेता नहीं है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसी बात से मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? वो राजनीति में हो सकते हैं, पत्रकारिता क्षेत्र में हो सकते हैं, आपके परिवार में, आप अपना आदर्श किसे मानते हैं सर? देखिए आदर्श बिल्कुल हर किसी की जिंदगी में होता है कोई ना कोई। नहीं, देखिए ऐसे क्या है, मैं इशू बेस्ड आदर्श हो गए हैं, किसी चीज में कोई आदर्श है, किसी चीज में कोई बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बिल्कुल तो अगर क्या है कि प्रकृति में एक बार एक ऐसी जब तक कथाओं में, अच्छा, कि हमें जैसे कुत्ते से सूंघने की शक्ति सीखनी चाहिए, है ना, और जो चील जैसी हमारी निगाहें होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हर किसी से कहने का मतलब है तो सीखने को कुछ ना कुछ। मेरा एक मानना है कि समाज में और मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने कई कारणों से प्रेरित किया, अलग अलग विषयों को लेकर, उसमें मेरी माताजी से लेकर उसमें मोदी जी तक कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जिनके सामने मैं गया, तो इसलिए मैं ये कहूँ कि खांचे में एक आदर्श है। मैं मेरी माताजी की बात होता हूँ कि मेरी माताजी क्योंकि सेवा भारती में काम करती थी, जैसे कि आपने बताया, और आपकी धर्मपत्नी डॉक्टर है। हाँ, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर है, तो वो हरिजन बस्ती में काम करती थी। अब हरिजन बस्ती में एक बार क्या हुआ कि शादी थी वहाँ, जी बिल्कुल, पंडित जी जो शादी कराने थे वो किन्हीं कारणों से नहीं आए, कोई दूसरा पंडित तैयार नहीं हुआ आने को, क्यों? क्योंकि जातिवाद है अपने यहाँ। तो मेरे मदर और फादर ने मिलकर वो शादी कराई,
एक तो ये था, दूसरा क्या है कि हम वो उन शादियों में ले जाती थी जी बिल्कुल। और वहाँ खाना खिलाती थी। हाँ। तो हमारे मन से एक हमेशा के लिए जातिवाद खत्म हुआ नहीं। तो खत्म हुआ। मैं आज से 30 साल पहले की बात बताता हूँ कि 20 साल 25-30 साल पहले की बात, हजरत मोहल्ले में जाके लोग खाना खाना आज भी मने हाँ, लोग मैं करते वही हैं, बोलना लेकिन चाह रही अब थी तब तो बिल्कुल ही नहीं था। मतलब अभी भी लोग कहीं न कहीं छुआछूत। तो इसलिए वे मदनी गुरु थी वहाँ तो, हुँ, जिन्होंने हमारे दिमाग से इस बात को निकाल दिया निकाला, कि ये जो है ना जाति-पाति कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हिंदू सब एक होने चाहिए। ये एक बिल्कुल, दिमाग में बड़ी ऐसे पिताजी से लेके पिताजी न से लेकर। फिर अब नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं कि मैंने हाँ, जो नहीं आपको सर अपने बिल्कुल, मेरे पर्सनल अनुभव पर्सनल बताए। लेगा बिल्कुल सर तो वही ये जानना पर्सनल चाहते हैं। अनुभव तो वो आदर्श, आदर्श बिल्कुल। हाँ, देखिए तो इसलिए ऐसे बहुत सारे संघ के इतने परंपराओं में, क्योंकि मैं लगातार काम करता रहा हूँ तो संघ के इतने सारे लोग मिले हैं जिन्होंने अलग-अलग चीज़ सिखाई है। मेरे को अभी मैं जिनके साथ काम करता हूँ जी, तो मैं क्या बहुत उतावला, तो मुझे रिएक्शन देने की आदत। उत्सुकता। तो उन्होंने मेरे को ये सिखाया कि नहीं, काफ़ी सुनना चाहिए लोगों को। एक पत्रकार के तौर पे सुन बोलने की आदत जो ज़्यादा थी, हाँ, तो हाँ, उन्होंने कहा नहीं, सुनने की आदत बनाओ। तो अब वो मेरा आदर्श है कि बिल्कुल, आदमी को सुनना चाहिए ज़्यादातर। सीख दिया तो उन्होंने। इस तरह से काफ़ी कुछ काफ़ी आपने लोग, काफ़ी हाँ, कुछ हो सकता सबसे है 2-3 घंटे आपके साथ बैठे तो आपसे भी कुछ सीखने सर को ये मिल आपका जाए। बड़प्पन है वाकई में मैं भले ही आज सर से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला हम इनसे हर तरह से उम्र में बहुत छोटे हैं पर मुझे वाकई में सर के अंदर जो सरलता दिखी और इससे ये सीखने को मिल रहा है कि जीवन में फिलहाल हम कितने भी आगे जाएं एक सुनने वाली जो सर ने बात कही ये बहुत बड़ी बात है और मुझे वाकई में आज इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर आपका बहुत ही कीमती वक्त है मुझे पता है अभी आगे आपको जाना है एक आखिरी आपसे मेरा सवाल है कि हम आपसे ये जानना चाहेंगे आपके सपने के बारे में कोई ऐसे ख्वाब हैं जो आप देखते हैं और उसके पीछे आप पूरे जी जान से जुटे हुए हैं भले वो राजनीति का भी हो सकता है क्योंकि पत्रकारिता जगत में तो आपने बखूबी काम किया है पर अब राजनीति में है तो कुछ बताना चाहेंगे अरे देखा, जब मैं अ, लगभग मई जून के आसपास है, हम्म तो मैंने अपने सीनियर से पूछा, उन्होंने मेरे को राजनीति में सक्रिय होने के लिए कहा, मैं आया। तो राजनीति में आने के बाद सांगानेर, क्योंकि मैं रहता हूँ वहाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल सांगानेर क्षेत्र से सांगानेर क्षेत्र को चुना। तो वहाँ जब घूमा तो बहुत ही पिछड़ापन, और तो मेरे दिमाग में एक आई कि ये सांगानेर क्षेत्र है, ये सबसे आगे होना चाहिए, मैं जहाँ रहता हूँ। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ सांगानेर शायद राजस्थान के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। हालत बहुत खराब है, लोग इसीलिए आप वहां से बहुत खड़े ही ऐसी जिंदगी जीते हैं। तो मुझे लगा कि सांगानेर वो है जहाँ ब्लॉक प्रिंटिंग की जननी है वो भूमि। बिल्कुल पर वो आगे सांगानेरी नहीं आ पा प्रिंट, रही जो बिल्कुल लगभग बिल्कुल 350 बिल्कुल साल पुरानी जो प्रिंटिंग है, जो नेचुरल कलर से बनती थी, वो आज दुर्दशा में है। हेरिटेज इंडस्ट्री है वो। हम दुनिया को बता सकते हैं, दुनिया को ला सिर्फ सकते हैं, विदेशों दुनिया में भी को जा रही है विदेशों में विदेशों जारी में है। महंगे दामों में बिल्कुल महंगे दामों में जारी है, और और लोग विदेशियों उत्सुकता को, से लेते हैं इस चीज को लेकिन वो जिस तरह से बनी हुई है, जहाँ है, मुझे बहुत लगता था कि सांगानेरी प्रिंट पहनने के लिए लोग ललायत रहते हैं, बिल्कुल लेकिन रहते हैं वो जहाँ बनती है वहां आ जाए हम्म तो उनकी क्या कहते हैं, वो उसको पहनना छोड़ दें, ऐसी सही स्थिति है। दिशा दिखाने की आदत आपकी शुरू से रही है तो बिल्कुल मुझे ये लगा कि हमें बदलना चाहिए। दूसरा, मैं ये द्रव्यवती नदी निश्चित तौर पे ये बहुत पहले से उठाया। एक प्रकाश शुक्ला जी एक एडवोकेट थे, जी जी उन्होंने जयपुर के ब्रांडों के बारे में उठाया। तो हम मिलके इस द्रव्यवती नदी के मसले को बहुत उठाया, ईटीवी में उठाया। मैं जब जब जहाँ जहाँ रहा, मैं द्रव्यवती नदी ये बचनी चाहिए। ये जयपुर की एक ऐसी लाइफ लाइन है, अगर इसमें पानी बहा तो जयपुर का वाटर रिचार्ज काफी होगा। हाँ तो पानी की जो कमी है वो नहीं रहेगी, वो नहीं कम से कम पेड़ पौधे इन सब के लिए अच्छी स्थिति बनेगी। ये वसुंधरा जी ने, ठीक है, उसको, उसके अतिक्रमण हो रहा था, उसको पक्का करके ठीक किया। अब लेकिन ये वास्तव में नदी के रूप में बन जानी चाहिए। अभी गंदा नाला है, पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट में 5 साल में इसकी ऐसी दुर्दशा कर दी गई कि एक बड़ा गंदा नाला बन गया है। मेरा तो मन कचोटता है, मुझे मुझे लगता है कि ये वापस एक निर्मल द्रव्यवती नदी बन जाए, और ये अगर नदी बन गई तो पूरे का पूरा जयपुर का जो कायाकल्प हो जाएगा। तो तो सरकार एक आने के ऐसी, बाद आपको लगता है ये काम हो सकता हाँ है देखिए, मैं बताऊं, देखिए कमिटमेंट, जब लीडर कमिटमेंट वाला हो, जब मोदी जी जैसा नेता हो, और फिर भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक ही है, वो भजनलाल जी हो चाहे कर्मठ लोग हैं,
उनको अगर कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो उस जिम्मेदारी का वो पूरी कर्मठता से और पूरे प्राणपण से पूरा करते हैं। पूरा करते हैं तो उसे। इसलिए मुझे तो पूरी-पूरी विश्वास है। विश्वास है कि भजनलाल जी के रहते हुए ये जो सांगानेर जो है, वो निश्चित तौर पे बहुत बहुत आगे ऊँचाई जाएगा, आगे जाएगा। जी, बिल्कुल। देखिए पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के एक महान विचारों में से है कि इससे पहले कि आपके सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। प्रताप राव जी, आपके आपसे बातचीत करके वाक़ई में मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो आप हमारे से बहुत सीनियर हैं और काफ़ी कुछ आपको आज सुनने से ही मुझे सीखने को मिला और हम चाहेंगे कि आप समय-समय पर ऐसे ही हमारे स्टूडियो आएँ, हमें सिखाते रहें। और आपके उज्जवल भविष्य की न्यूज़ 21 की पूरी फैमिली की तरफ से बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ हैं, शुभकामनाएँ हैं। तो इसी तरह की ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 21। नमस्कार।